Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will talk about equilibrium, the body at stable position, the body without forces or with body with uh, uniform forces on all force. अब देखें व्हाट इज इक्विलिब्रियम बेसिकली इक्विलिब्रियम होती है ऐसी स्टेट जहां पर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है या फिर बॉडी स्टेबल कंडीशन में है या यूनिफॉर्म कंडीशन में है यानी कि जिस तरह भी कंडीशन में है अगले 2 सेकंड के बाद 2 घंटे के बाद भी वैसे ही कंडीशन में रहेगी दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट और इन मोशन एंड विल कंटिन्यू टू डू सो until unless there is no external forces applied यानी कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी चल रही है तो वो चलती रहेगी until unless के इसके ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई ना की जाए ठीक है ओके okay. इसी तरह अगर आप बुक टेबल पे रखते हैं तो वो पड़ी पड़ी चलती नहीं है ठीक है और अगर आप कोई चीज ड्रॉप करते हैं ऊपर से जब तक जमीन उसको नहीं मिलती है वो जब तक जमीन से टकराती नहीं है तब तक वो गिरती रहेगी ठीक है तो बेसिकली यही बात हम कर रहे हैं कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगी अगर मैंने उसको मूव करना है तो मैं उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करूंगा अगर वो बॉल या अगर मैं बॉल ऊपर से ड्रॉप करता हूँ छत से तो जब तक उसको जमीन नहीं मिलेगी या फिर कोई बीच में बंदा आकर कैच नहीं कर देगा या फिर कोई और दीवार वगैरह से या किसी और चीज के साथ टकराएगी नहीं तब तक वो फ्री फॉलिंग कंडीशन में ही रहेगी ठीक है इसका यही मतलब हुआ कि अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी अनटिल के उसको जमीन मिल जाए टकराने के लिए ठीक है तो दैट इज कॉल्ड द कंडीशंस ऑफ ये कंडीशन ऑफ फर्स्ट लॉ थी न्यूटन की ठीक है इसी को हम आगे लेते हुए चलते हैं एक एग्जांपल ये आपकी बुक्स के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि एक लॉग है जो लकड़ी की एक ब्रांच जो कहते हैं शाख कहते हैं दरख्त की अगर हमने उसको दोनों साइडों से बांध दिया रस्सी के साथ हमने उसको हैंग कर दिया किसी भी चीज के साथ तो वो थोड़ी देर हिलने जुलने के बाद स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी इसका ये मतलब है आप देखें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं F1 और F2 आपको शो कर दिए गए और अब देखें लकड़ी का अपना वेट भी है डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट कर रहा है और टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो है आपकी जो दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग तो वो दोनों इक्वल हो जाती हैं ठीक है तो दोनों इक्वल होने की वजह से क्या आप देखें दोनों अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेज हैं लेकिन पॉइंट एक पे अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वो ना ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है ना वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है वो एक ही जगह पर रुक गया so दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेकिन वो कंडीशन कैसे फुलफिल हुई कि उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्सेस थी या जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स क्या देते हैं दैट इज जीरो ठीक है एक अगर आपकी राइट साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है एक लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है दोनों फोर्सेस सेम है तो देन दैट फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर फिर उसके बाद क्या होगा कि जब फोर्सेस जीरो होगी तो उसके बीच की एक्सेलरेशन डी जीरो हो गई ठीक है जब एक्सेलरेशन जीरो है तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है और इसका ये मतलब हुआ कि ड्यू टू दीज फोर्सेस being zero the motion is zero and the body is said to be in equilibrium state ठीक है इसकी वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि a body is said to be in equilibrium when there is no net forcing if there is no net forces acting on it या if no net force acts on it जो भी आप लिख लें इसका यह मतलब है कि फोर्सेस अप्लाई हो भले हो अभी देखें हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं लेकिन लेकिन बात क्या हुई कि दो या तीन फोर्सेस थी वो आपस में कैंसल आउट कर गई है एक दूसरे को तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि उसकी जो नेट फोर्स थी वो थी जीरो ठीक है उसकी नेट फोर्स हो गई जीरो अच्छा अब देखें अब फॉर एग्जांपल कोई बॉडी जो है अगर अब देखें थोड़ी सी ऊपर जो लाइंस अगर आपको अगर नजर आ रही है मैं पढ़ देता हूँ अगर नहीं नजर आ रही लिखा हुआ है कि a car moving with uniform velocity on a level road and an airplane flying in the air with uniform velocity are also the example of bodies in equilibrium अभी तो हमने बात की थी कि भाई ये फोर्सेस कैंसल आउट कर रही हैं एक दूसरे को तो नेट फोर्स जीरो हो गई ठीक है फोर्सेस कैंट पे जीरो होना लाजमी है
तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। जब फोर्सेस जीरो हो रही हैं तो वो बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन एयरप्लेन तो मूव कर रहा है हवा में, गाड़ी तो मूव कर रही है लेवल रोड पे, वो कैसे इक्विलिब्रियम में आ गई? देखें एक छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है बीच में, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई, वी एफ और वी आई दोनों सेम है। जब दोनों वेलोसिटीज सेम है तो एक्सेलरेशन आपकी जीरो हो जाती है। जब एक्सेलरेशन आपकी जीरो होगी तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम ए। जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया आपका तो फोर्स भी आपकी जीरो हो गई। जब एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स जीरो हो गई तो हमारा ये वाला इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन है ये हमारी ट्रू हो गई। A body is said to be in equilibrium if no net forces acts on it। अब उसके ऊपर फोर्स कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी जीरो हो गई है, ठीक है। एनीथिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और the forces acts on it, the resultant of them are zero, then the body is said to be in equilibrium। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर अप अंटिल नाउ। यहाँ से हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, अब हमने बात करनी है कि इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास है टोटल दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने दो ही पढ़नी है अभी, ठीक है। और इस दफा हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली स्ट्रेट फोर्सेस का है कि अगर all the forces are zero then the body is said to be in equilibrium। और दूसरी जो कंडीशन होती है बेसिकली टॉर्क के बारे में होती है, अगर टॉर्क जीरो है सबका तो वो बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ उसने एक चीज समझाई हुई आप लोगों को कि अगर हम पिक्चर फ्रेम हैंग करते हैं कील के साथ, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो वॉल के साथ हैंग हो जाती है पिक्चर तो वो कहीं नहीं जाती, मतलब ना राइट साइड पे गिरेगी ना लेफ्ट साइड पे गिरेगी ना ही डाउनवर्ड्स गिरेगी, यानी कि वो आ गई इक्विलिब्रियम स्टेट में। इसका ये मतलब हुआ कि जो वेट ऑफ द इमेज है या पिक्चर जो भी इसको कहते हैं हम, फ्रेम, पिक्चर फ्रेम है, दैट इज इक्वल टू द टेंशन इन अ स्ट्रिंग गिवन बाय, जो जो स्ट्रिंग्स है उनके अंदर जो टेंशन है उसकी जो फोर्सेस हैं वो कैंसल आउट कर रही हैं उसकी वेट को। वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन उसकी अपवर्ड टेंशन एक्ट कर रही है, तो दोस बोथ फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अभी देखें, मैं अगर यहाँ पर आपको लिख कर दिखा दूँ रेड कलर में, ये देखना अभी ये वाली, इस इमेज का जो वेट है वो है डाउनवर्ड्स, यहाँ से डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक रिएक्शनरी फोर्स है इस वाली लाइन पर इन द फॉर्म ऑफ टेंशन T1 मैं इसको कह देता हूँ। अब एक फोर्स है यहाँ पर दैट इज T2, ठीक है। अब ये वाली सारी की सारी फोर्सेस मिल मिला के जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर रही हैं दैट इज कॉल्ड, दैट गिव्स द आंसर जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए T1 प्लस T2 इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इमेज या वेट ऑफ दिस फ्रेम, सॉरी, ठीक है। अब अगर वेट उसका ज्यादा हो जाता है तो धागा टूट जाएगा, अगर वो धागे की जो टेंशन है वो ज्यादा हो जाती है तो वो इमेज या ये जो फ्रेम है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, ना वो ऊपर की तरफ जा रही है ना वो नीचे की तरफ गिर रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ गई। लेकिन अब यहाँ से हमें अगर टेक्निकली हम इसको देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ये भी टेंशन वन और टेंशन टू भी, दीज बेसिकली आर फोर्सेज, दीज आर पार्ट्स ऑफ फोर्सेज या कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज, जो भी आप इसको कह लें, these are basically forces, itself forces हैं। अगर इसको भी हम forces कह देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ F, T1 को मैं F1 कह देता हूँ, T2 को मैं F2 कह देता हूँ, वेट को मैं F3 कह देता हूँ, ठीक है। यानी कि अब मैंने क्या किया कि F1 को मैंने F2 में ऐड कर दिया प्लस F3 में भी ऐड कर दिया, तो आंसर मेरे पास क्या आया? जीरो। जीरो क्यों आया? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, इसके ऊपर टोटल फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं जीरो, ठीक है। बेसिकली काम ये हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल F1 is 5, sorry, F1 is 5 Newton, for example F2 is 5 Newton as well, so this 5 plus 5 is equal to 10, plus F3 is minus 10,
ठीक है, क्योंकि वेट उसका नीचे की तरफ और मैं कहता हूँ कि चलें वो अप्लाई हो रहा है 10 की तरफ, मतलब उसकी 10 ही वैल्यू है, तो देख ले 5 + 5 10, 10 - 10 = 0। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल फोर्सेस 0 हो गई, जिसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी। अब ये वाली जो चीज बनी हुई है ये देख लें, ये ऊपर वाली जो मैंने आपको अभी चीज समझाई है, ये यहाँ पर जो है F1 + F2 + F3 अप टू Fn, इसका ये मतलब है कि जितनी भी फोर्सेस हैं अगर मैं उनको ऐड कर दूं आपस में, जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं एक बॉडी के ऊपर, तो उनको मैं ऐड कर दूं और मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन फॉर दैट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कंप्लीटेड। ठीक है, या फिर इसको मैं शॉर्ट करके लिख सकता हूँ नीचे, सिग्मा F = 0, ये जो आपको मैं टिक लगा के दिखा रहा हूँ, दैट इज द सिग्मा F = 0। ये सिग्मा या ग्रीक सिंबल जो है इसको हम समेशन बोलते हैं बेसिकली, ये इधर लिखा हुआ है समेशन या सम ऑफ ऑल, जिसको आप इजी अपने अल्फाज में बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल इज समेशन, या समेशन ऑफ एफ का मतलब है कि फोर्सेस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, F1 F2 F3 FW FA FB जो भी आप कहते हैं, ठीक है, उन सब के सब कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर दे तो हम कह सकते हैं समेशन ऑफ एफ, या फोर्सेस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं दैट शुड बी एडेड अप। ठीक है, अगर वो आपको आंसर 0 दे दे देन द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, इसी को हम एक स्टेप फर्दर लेके चलते हैं। अच्छा, अब हमने पहले पढ़ा था कि परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं फोर्सेस के, तो वो भी 0 अगर हो जाएं दोनों, एफ एक्स या वाई दोनों का होना लाजमी है 0, अगर वो दोनों 0 हो जाएं तो तब भी आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो सब 0 हो, वाई एक्सिस पे जितनी भी फोर्सेस हैं उनका भी सम 0 हो जाए, तो देन दैट बॉडी इज कॉल्ड सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इतना कोई इशू इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल ये है कि F1 F2 F3 की जगह 1x 1 2x 3x आ चुका है, दैट इज गिवन एज के F1x का मतलब है कि x एक्सिस के ऊपर फर्स्ट फोर्स का कंपोनेंट, प्लस F2x का मतलब है x एक्सिस के ऊपर ही सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, थर्ड फोर्स इस तरह सो एंड सो फोर्थ, जितनी एन नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस भी अप्लाई हो सकती हैं, तो अगर उन सब का सम कर दिया जाए और आंसर आ जाए 0, तो देन x एक्सिस के ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। लेकिन अगर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे फोर्सेस 0 आ जाए, सम 0 आ जाए फोर्सेस का, तो क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी एज अ होल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। जिस तरह बुक ऑन अ टेबल की एग्जांपल दे रहा है बुक वाला भी, कहता है कि जब बुक आपने टेबल के ऊपर रख दी तो उसके ऊपर y कंपोनेंट भी 0 है, x कंपोनेंट भी 0 है। ठीक है, y कंपोनेंट कैसे 0 हो गया, y कंपोनेंट मतलब जो उसका वर्टिकली जो अप से डाउन की वर्ड डाउनवर्ड है, टेबल देखें, टेबल कोशिश कर रहा है बुक को ऊपर उठाने की, लेकिन वेट उसको कोशिश कर रहा है नीचे खींचने की, तो दो बोथ फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर, यानी कि y वाला F1y और F2y दे आर बोथ ऑपोजिट टू ईच अदर और कैंसिल कर देते, आंसर विल बी 0। और x एक्सिस के ऊपर यानी कि टेबल से लेफ्ट से राइट पे, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, दैट आल्सो सेटिस्फाइज और x कंपोनेंट फोर्सेस। जब वो दोनों फोर्सेस सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो एफ एक्स भी 0 है, एफ वाई भी 0 है, तो अगर वो दोनों 0 हो गई तो तब भी वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाई जाती है। अब ये लेफ्ट साइड में मैंने एक इमेज उठाई है बुक से, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, देखिए जब पैराट्रूपर जंप करता है ऊपर से तो वो उसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा होता है। ठीक है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जब वो पैराशूट खोलता है तो एकदम से उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती 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 एक जगह पर आगे स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो वो उसकी वेलोसिटी फिर ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो ऐसा पॉइंट है जहां पर उसकी ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन 0 हो चुकी है। ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में भी जब एक्सेलरेशन 0 हो गई है
तो बेशक फोर्सेस कोई ना कोई अप्लाई होती रही हो। अब देखें ना, इसकी वजह से क्या हो गया कि जो इंसान का जो अपना वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और पैराशूट का जो कोशिश है वो इंसान को ऊपर लेकर जाने की है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि वो दोनों फोर्सेस कैंसल आउट कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचे जा रही है, और कोई और एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि वो दोनों, उसके बंदे का वेट और जो अप थ्रस्ट मूवमेंट है इसकी पैराशूट की, ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर रही हैं, और वो सिर्फ एक ही स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो हो रही है। एक्सेलरेशन का जीरो होने की वजह से फोर्सेस में बी जीरो आंसर आएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम में आपने पढ़ा हुआ है मैथ तो जीरो नहीं हो सकता, फोर्स आपकी जीरो हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कंपोनेंट ही जीरो हो गया। अब देखें एक छोटी सी एग्जांपल है, इसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं आपसे। अच्छा, एग्जांपल क्या कहता है कि ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर। लेफ्ट साइड पे आप फिगर्स देख सकते हैं 4.29। फाइंड द टेंशन इन अ कॉर्ड। वेट दे दिया उसने और टेंशन इन अ कॉर्ड। अब देखें बेसिकली अब उसने बताया है कि हैंग कर रहा है ब्लॉक, अब ना वो नीचे की तरफ गिर रहा है ना वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर उसका वेट 10 न्यूटन है तो टेंशन भी 10 न्यूटन ही होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है वो। ठीक है, ये तो हमने सिंपल सिंपल क्या कर लिया, यहाँ से मतलब थ्योरी क्राफ्ट कर ली हमने, थ्योरी निकाल ली कि क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट है तो वेट और टेंशन दोनों का इक्वल होना लाजमी है। वेट शुड बी इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है, तो यही अभी हम सोल्यूशन में देखते हैं कि वेट ऑफ द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, देन टेंशन इज व्हाट। क्योंकि अब देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि टोटल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो इफ एडेड आउट। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स दोनों जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमने क्या कर दिया कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को भी हम लेकर आ गए। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्सेज अप्लाई हो ही नहीं रही। एक्स साइड में आप देखें एक्स होती है लेफ्ट से राइट। ठीक है, आपने देखा कि टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है लेफ्ट से राइट, जीरो है, इस साइड पे भी नहीं है। ठीक है, राइट साइड पे भी कोई फोर्स नहीं है, लेफ्ट साइड पे भी कोई फोर्स नहीं है, इधर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन फोर्सेस अप्लाई कहाँ पे हो रही है? एक टेंशन फोर्स अप्लाई हो रही है और एक वेट फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन ये ऑपोजिट है आपस में, तो एक के साथ नेगेटिव आंसर आएगा। अब देखिए वेट का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है डाउन होती है, ठीक है, वो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन टेंशन को हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि दैट इज रिएक्शनरी फोर्स। जो रिएक्शनरी फोर्स होती है वो हमेशा नेगेटिव में जाती है, जो एक्शनरी फोर्स होती है जिससे एक्शन हो रहा होता है, या जो हमारे पास नेचुरल फोर्स होती है दैट इज पॉजिटिव आल्सो, ऑलवेज पॉजिटिव। तो वेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, टेंशन हमारा नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, रद्द बदल कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें, अब ये समीशन एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास जीरो होगा, एक्स एक्सिस आपका जीरो होगा, लेकिन अब वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, टेंशन और वेट। टी माइनस डब्ल्यू लिखूं, डब्ल्यू माइनस टी लिखूं, एक ही बात। ठीक है, दोनों आंसर का दोनों अगर मैं आंसर माइनस करता हूँ तो जीरो आएगा। टी माइनस डब्ल्यू भी जीरो है और डब्ल्यू माइनस टी भी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, जब टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हमने लिख दिया, तो डब्ल्यू को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो ड्यू टू द लॉ ऑफ इक्वालिटी डब्ल्यू इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो जितना ही वेट है उतनी टेंशन है, दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, ये होगी बात। अब 4.30 है, ये असल में ये वाली जो डायग्राम है ये नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसीलिए बनाई है कि ताकि आपको फर्स्ट वाली मैं टर्म बता सकूं कि F1 और F2 अगर दोनों इन लाइन अगर फोर्सेज हैं और दोनों फोर्सेज इक्वल हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में। लेकिन अगर मैं पॉइंट्स चेंज कर देता हूँ F1 और F2 के ऊपर, अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, बेशक सेम ही भले फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी रोटेट पे आ जाएगी, रोटेशन में आ जाएगी, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से मोमेंट आर्म वगैरह जो होता है वो अगर अप्लाई हो जाए तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर इन लाइन अगर फोर्सेस अप्लाई करता हूँ तो कोई
मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ लाइन या थोड़ा सा लाइन से आगे पीछे डिफरेंट लाइंस के ऊपर अगर मैं फोर्सेस अप्लाई कर दूं तो वो बॉडी रुकी रहेगी, उधर ही रुकी रहेगी, लेकिन वो रोटेशन स्टार्ट कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। वो सेकंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि दोस फोर्सेस शुड आल्सो बी इक्वल, कि टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी जीरो अगर हो जाए तो तब जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अभी तक का कोई भी क्वेश्चन है आपको जो चीज़ समझ नहीं आई, आप मेरे से क्वेश्चन कर लें, अभी हम आपसे जितने भी मसले मसाइल है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि एफ एन क्या रिप्रेजेंट करता है। एफ एन करता है कि एफ एन नंबर ऑफ फोर्सेस। एन नंबर ऑफ फोर्सेस का मतलब कि जितनी भी फोर्सेस हो जाए, 1 2 3 2000 3000 अनलिमिटेड फोर्सेस, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फोर्सेस बेसिकली। बस ये रिप्रेजेंट करता है, वो कितनी भी हो जाए उसका मसला नहीं। ये हो जाए, एनी मोर क्वेश्चंस? किसकी एग्जांपल बताऊं मुझे? एग्जांपल 4.5, दिस वन। अब देखिए लेफ्ट साइड पे आपके एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें बोल रहा है कि ब्लॉक सस्पेंडेड है 10 न्यूटन का। ठीक है, टेंशन इन अ कॉर्ड हमने फाइंड करनी है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ है या इसको हैंग कराया हुआ है, तो उससे इससे ये मतलब हुआ कि वो ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा लेकिन वो ऊपर भी नहीं जा रहा। तो जिसकी वजह से क्या मतलब हुआ कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग, एक टेंशन हो जाती है जो रस्सी से ऊपर खींच रही है और इसका वेट जो अपना है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दोस बोथ फोर्सेस आर जीरो। दोनों अपोजिट हैं, आप एक दूसरे के और कैंसल आउट भी कर रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि उसका जो y कंपोनेंट है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई वो तो जीरो है, लेकिन उसके दो कंपोनेंट्स हैं जिसके क्या क्या नाम है, टेंशन और वेट। वो दोनों इक्वल होने की वजह से क्या होगा कि उसका आंसर जीरो होगा। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, 2 - 2 कर दूं, 10 - 10 कर दूं, तो आंसर उसका जीरो ही आएगा। तो टेंशन एंड वेट शुड बी इक्वल। तो ये छोटी सी चीज लिखी हुई थी, टेंशन और वेट इज ऑलवेज इक्वल नहीं बचे। अगर टेंशन ही बड़ी हो जाती है या इंक्रीज कर जाती है तो बॉडी अपवर्ड की तरफ मोशन स्टार्ट कर देगी। जिस तरह अगर आप रस्सी से किसी भी चीज को, अगर छत पे खड़े हैं तो रस्सी आपने नीचे फेंकी है, डोर नीचे फेंकी, उसके साथ पत्थर बांधा हुआ है। अगर आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो उसका मतलब ये है कि टेंशन आपकी स्ट्रिंग के अंदर ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, क्यों मूव कर रही है? क्योंकि आपने वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी है स्ट्रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है अपवर्ड्स की तरफ। लेकिन अगर ये है कि आप उसी डोर के साथ बहुत वजनी ऑब्जेक्ट बांध दें, ठीक है, अगर आप उसी डोर के साथ उसको ऊपर खींचे, बेशक आप उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन स्ट्रिंग के अंदर उतना जोर नहीं है उसको उठाने का, तो वेट ज्यादा हो गया। तो वेट ज्यादा होने से क्या हो गया कि बॉडी डाउनवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देगी, या फिर वो धागा टूट जाएगा या फिर आप में इतना जोर नहीं रहेगा कि आप उसको ऊपर खींच सकेंगे। ठीक है, अगर दोनों दोनों में से कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाएगी तो उस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाएगी। टेंशन ज्यादा है तो अपवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगी, अगर वेट ज्यादा तो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगी। मिट्टी के पॉट बनाना कपल नहीं है। व्हाट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो? इसका ये मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो जीरो हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर भी जितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, वाई एक्सिस का मतलब के वर्टिकली और एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टली, जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं दैट शुड बी जीरो, देन द फोर्सेस आर जीरो। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करेंगे। ठीक है,
ठीक है, ये वाले जो एरो है ये एक्स एक्सिस है, डाउनवर्ड जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, सॉरी वाई है, सॉरी एक्स नहीं है, एक्स एक्सिस इधर है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पर वाई है तो डाउन जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, जिसको हम वाई प्राइम के साथ लिखते हैं। ठीक है, जितनी भी फोर्सेज हैं एक्स कंपोनेंट के ऊपर अगर अप्लाई हो रही है, एक कुछ फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, दो फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, ये मैं कहता हूँ 5 न्यूटन की है, ये है 6 न्यूटन की, और एक फोर्स इधर अप्लाई हो रही है 11 न्यूटन की। ठीक है, तो 6 + 11 5 11 होता है, ये न्यूटन 11 न्यूटन की इसी साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही सारी फोर्सेस बेशक अप्लाई हो रही हैं, लेकिन आंसर उसका जीरो है, क्यों ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हेड टू टेल रूल अगर आप करके देख लें, ठीक है, फर्स्ट वन इधर आ जाएगा 5 न्यूटन, उसी से आगे मैं अप्लाई करूंगा 6 न्यूटन की, इसी पॉइंट से आगे मैं अप्लाई करूंगा 11 न्यूटन की, तो 11 न्यूटन उसको यहाँ से कैंसिल करके जहाँ से पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने उसी पॉइंट पर आकर हम रुक गए, यानी कि इधर फोर्स थी हमारी जीरो, यहाँ तक थी हमारी 11, तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही बनेगी, जिसका आंसर है जीरो। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस थी वो हो गई जीरो। ठीक है, अगर कुछ फोर्सेस अपवर्ड्स अप्लाई हो रही हैं, कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रही हैं, और दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो आंसर भी जीरो आ जाएगा। तो इसका यही मतलब है कि सिग्मा एफ ऑफ वाई, यानी कि वाई के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका अगर हम सम कर दें, ऑल सम, सिग्मा ये जो है इसका ये मतलब है कि टोटल सम, ऑल सम, या जिस तरह आप ग्रोसरी लेने जाते हैं तो वो सिग्मा करता है कैलकुलेटर के ऊपर, यानी कि हर आइटम का जो प्राइस होती है वो ऐड कर देता है, यानी कि वो सिग्मा ऑफ ऑल आइटम्स है बेसिकली। तो इसी तरह फोर्सेस का भी सिग्मा कर लें या समेशन कर लें, तो सब का सब सम करते हैं अगर हम, तो उसके पास आंसर जीरो आ जाए, तो तब भी वो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स भी इसी तरह जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बचा नेक्स्ट। एनी मोर क्वेश्चंस? बी अटेंटिव एंड बी क्विक। ये तो आपसे होमवर्क लिया था ना मैंने, देखिए तीन तीन चार एग्जांपल्स तो मैंने दे दी थी आप लोगों को, उसके अलावा दोबारा से एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। ओपनिंग अ टैप ऑफ वाटर हो चुका है पिछली दफा। देखिए इतना मुश्किल नहीं है इसमें, बात ये कर रहा है कि ब्लॉक ऑफ वुड या वुडन ब्लॉक जो भी है वो हैंग कर रहा है, एक हमने दीवार के साथ, ये छत के साथ हमने हैंग कर दिया। ठीक है, तो कहता है कि उस ब्लॉक का जो वेट है वो 10 न्यूटन, उसका वजन जो है 10 न्यूटन का वजन है। ठीक है, तो अब हमने उसके ऊपर फाइंड करनी है टेंशन इन स्ट्रिंग कितनी है, उसकी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी है। अगर वो बॉडी, अज्यूमिंग कि वो बॉडी गिर नहीं रही नीचे, ना ही वो ऊपर की तरफ जा रही है, हमने ये अज्यूम किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टेंशन और वेट आर इक्वल, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो टोटल फोर्सेस अगर हम ऐड कर दे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, जीरो। ठीक है, अब वेट और टेंशन दोनों के दोनों वाई एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी कि अप और डाउनवर्ड ही मोशन फोर्सेस हैं सारी, लेफ्ट और राइट वाली फोर्सेस नहीं है। तो लेफ्ट और राइट फोर्सेस यानी कि एफ ऑफ एक्स है ही नहीं, जब तो वो उसका सम भी जीरो ही होगा, क्योंकि फोर्सेस ही जीरो है तो सम भी जीरो होगा। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे फोर्सेस ही नहीं है। लेकिन वाई का अगर हम देखें, अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी, एक वेट है और एक टेंशन है। ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो अगर हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इन दोनों में से दोनों फोर्सेस एक तो ऑपोजिट है, ठीक है, किसी एक के साथ में माइनस लगा दे, तो मैं कहता हूँ चलें टी में से, टेंशन में से मैंने वेट निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अगर टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं, डब्ल्यू इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई कि टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो वेट कितना था, 10 न्यूटन, तो टेंशन भी 10 न्यूटन होगी। दैट्स इट। मतलब इस वाली एग्जांपल से हमें ये पता चला कि अगर बॉडी स्टेबल कंडीशन में और हमें उसका वजन पता है तो हमें टेंशन इन स्ट्रिंग भी पता चल जाएगा, गिवन के वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। Why we use sigma f of x and sigma f of y in example 4.5? Because we are given the y components of forces, not the x components of forces.
if we are given all the components x axis and y axis, then what will we do? जारी बात है, सबका समीशन अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों का समीशन जीरो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, किसी एक का भी जीरो नहीं आ रहा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। वाई में जीरो आ गया, एक्स में जीरो नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है कि वो मूवमेंट कर रही है लेकिन एक्स एक्सिस पर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये करना लाजमी होता है। अभी हम जब इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना 4.4 चैप्टर के लास्ट में, तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी एनी मोर क्वेश्चन? आप लोगों ने बस ये करना है कि एग्जांपल 4.5 रफ कॉपीज पे एक दफा देख के करनी है, फिर एक दफा जुबानी करनी है, दैट्स इट। और कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों का। एक दफा जुबानी करेंगे, एक दफा देख के करेंगे, ताकि आप लोगों का ये न्यूमेरिकल जो है, ये एग्जांपल पक्की हो जाए। और विद डायग्राम बनाना आपने, ठीक है? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग today's lecture? कम ऑन बी क्विक, अटेंटिव हुआ करें, या क्वेश्चन नहीं है तो नो लिखकर बता दिया करें मुझे नो क्वेश्चन, ताकि मैं इसका वेट ना करता रहूं आप लोगों का। अच्छा, फिर से एग्जांपल समझाने की बताई गई है कि दोबारा कह रहा है एग्जांपल, दोबारा से देख लें, दोबारा समझा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे आपने बॉडी देखी, पहले एग्जांपल पढ़ लेगा, लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन अ कॉर्ड। सिंपल ये बात है कि उसने वेट दे दिया विच इज 10 न्यूटन, और वो टेंशन हमने सिंपल इसकी फाइंड करनी है। तो इसका ये मतलब है कि टेंशन आपको पता है कि अपवर्ड मोशन में एक्ट करती है, या फिर अपवर्ड एक्ट करती है, वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट करता है, जिसको आपने उसने बता दिया कितना है, 10 न्यूटन का वेट है, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। डायरेक्शन आपको पता है क्योंकि ये सारी के सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, इसने लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम बनाई है, बुक्स में आप देख लें, बुक्स के अंदर से ही डेफिनेशन, ये सारी की सारी एग्जांपल ली हुई है मैंने, बुक्स आप खोल के साथ। ठीक है, टेंशन अपवर्ड मूव, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इधर से हमें ये पता चल रहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पे आप देख ले कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही। राइट या लेफ्ट के हमने कोई भी फोर्सेस नहीं देखी, तो ना ही उसने जिक्र किया, तो हम अस्यूम करते हैं कि राइट और लेफ्ट पे मोशन, ये फोर्सेस कोई भी नहीं है, तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई फोर्सेस है ही नहीं एक्स एक्सिस पे। लेकिन जब वाई एक्सिस की हम बात करते हैं, तो वाई एक्सिस के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टेंशन और वेट है दोनों। तो अभी हमें पता है कि अगर हम फोर्सेस को ऐड कर दें या समेशन कर लें एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर भी, तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अब वाई एक्सिस के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक टी है और एक डब्ल्यू है। तो हमने क्या कर दिया कि एक फोर्सेस, हमें पता है कि फोर्सेस दोनों की डायरेक्शन उल्टी है एक दूसरे से, तो हमने किसी एक फोर्स को नेगेटिव साइन दे दिया। तो मैंने बुक में क्या कर दिया कि टी माइनस डब्ल्यू कर दिया, आप डब्ल्यू माइनस टी करके भी देख लें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि टेंशन में से वेट निकाल के, तो आंसर क्या आ गया उसका? जीरो। आंसर क्यों आया जीरो? क्योंकि समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। समीशन एफ ऑफ वाई की क्या वैल्यू है? दोनों फोर्सेस को हमने ऐड कर दिया या टी माइनस डब्ल्यू कर दिया। ठीक है, तो उसको करने से क्या हो गया? टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बन चुकी है। डब्ल्यू इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा राइट साइड में, तो जितनी टी की वैल्यू उतनी वेट की भी वैल्यू होगी, आंसर आ जाएगा आपका। सब्ट्रैक्ट हमने इसी वजह से किया है टी और डब्ल्यू को, क्योंकि टी और डब्ल्यू दोनों आपस में ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ऑपोजिट फोर्सेस का मतलब यह है कि अगर एक पॉजिटिव में है तो दूसरी नेगेटिव में ही होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने एक्शन और रिएक्शन पढ़ा है। एक्शन और रिएक्शन का यही होता है कि जो एक्शन है और रिएक्शन है वो दोनों इक्वल तो होती हैं, लेकिन ऑपोजिट टू ईच अदर होती हैं। ऑपोजिट का ये मतलब है कि उनके साइन का डिफरेंस होता है। ठीक है, वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो टेंशन आपकी अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो दोनों को अगर हम पॉजिटिव तो नहीं लिख सकते ना।
ठीक है, बेसिकली ये इन्होंने एक स्टेप मिस किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्टेप का मतलब ये है कि फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 होना चाहिए यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। फोर्स 1 इज बेसिकली टेंशन प्लस फोर्स 2 इज वेट विच इज माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से फिर इधर तक हम पहुंचे। जी एनी मोर क्वेश्चंस? बच्चे अगर आपको क्लियर हो गया तो ओके लिख दो, नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, और क्या हो सकता है। ठीक है, होमवर्क आप लोगों को पता चल गया। ये वाला आपने क्वेश्चन, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये एग्जांपल जो है, एक दफा आपने जुबानी करनी है और एक दफा देख के करनी है। मतलब पहले आप देख के करेंगे, फिर उसके बाद जुबानी करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का फायदा ये है, अक्सर इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बेस करेंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। तो होमवर्क करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।